अगर दो बरसात आ जाए तो स्मार्ट सिटी होने का वहम निकल जाता है पूरे फरीदाबाद का। ज़्यादातर उसमें युवाओं का काम केवल रैलियों में बस भरने तक का रह जाता है। गले में इतनी मालाएं डाल देते हैं कि कान ही बंद हो जाते हैं, सुनने पब्लिक की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जो 20 साल की राजनीति मैं देख रहा हूँ फरीदाबाद में, हम एक झूले में बैठ गए हैं। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। फरीदाबाद में हम बदलाव क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? बाटा रोड है, बाटा नहीं है। थर्मल रोड है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? बेरोजगारी। 5 साल इसका कोई लेना देना नहीं होता, ना काम से, ना विकास से, ना एरिया के अंदर किसी और चीज से। या पर्सनालिटी अच्छी है, एक फिल्म स्टार भी बन सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल, आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट हैं लोकसभा प्रत्याशी नलिन हुड्डा जी। सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने होंगे, आप तैयार हैं जी? बिल्कुल। बहुत अच्छा। सर मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक क्षेत्र से ही है, या आप परिवार के पहले वो सदस्य हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं? नहीं, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं है। मैं पहला ही हूँ जिसको ये राजनीतिक कीड़ा काट लिया, या आप उस तरीके से समझिए। जब कॉलेज में था उस टाइम से बड़ी चाह थी कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर हम कुछ काम करें, लोगों के बीच में कुछ सोशल काम हो। उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब धीरे धीरे लोगों के बीच में काम करना शुरू करा, फिर पार्टी ज्वाइन करी। पिछले 3-3.5-4 साल से मैं युवा का जिला अध्यक्ष भी हूँ जननायक जनता पार्टी का। तो उस तरीके से काम करते करते फिर धीरे धीरे चलते चले गए, और आज जब काम पार्टी को दिखने लगा उस लेवल के ऊपर, तो उन्होंने ठीक समझा कि हमें लोकसभा में उतारा प्रत्याशी के रूप में। आप अगर चाहते तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, या पर्सनैलिटी अच्छी है एक फिल्म स्टार भी बन सकते हो, तो आपने इसी लाइन को क्यों चुना कि राजनीतिक क्षेत्र में ही आपको उतर के लोगों की सेवा करनी है, काम करना है? मुझे लगता है हर एक का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो कौन सी फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था, लोगों के बीच में रहने का था। सर्कल ऐसा था, धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों के बीच में काम करते गए। तो नेचुरल जो इंक्लिनेशन है वो पॉलिटिक्स की तरफ शुरुआत से थी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में धीरे धीरे काम करते करते हम लोग आगे चलते चले गए। आपका आइडल कौन है? किसे देख के आपको लगा कि भाई ये तो करना ही चाहिए? लोग। सबसे बड़ा आइडल मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति का लोग होने चाहिए, और उस क्षेत्र की समस्याएं होनी चाहिए जिनके लिए आप काम करना चाहते हो। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बदलाव किस तरीके से लाना चाहते हैं, और हमारी वो पीढ़ी है जिसको अगले 35 साल 40 साल अपने शहरों में गाँव में बिताने हैं, और हमारे ऊपर ही वो जिम्मेदारी आती है कि हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। मेरा बड़ा फर्मली मानना है कि अगर युवा राजनीति में आते हैं तो वो कुछ बदलाव का संकल्प लेके, बदलाव की जिम्मेदारी लेके आएँ, और एक बेहतर और अलग तरीके की राजनीति करें। जिस तरह की राजनीति हम आज तक देखते आए हैं, अगर हमें भी वही करनी है युवा पीढ़ी को, तो मेरे ख्याल पुराने लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं, उनके ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जिस बदलाव की हम कामना करते हैं, जिस बदलाव की हम आशा लगाते हैं, अगर वो हमें चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑल्टरनेट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो उसके ऊपर युवाओं को काम करना चाहिए। तो सर आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई है? मेरी स्कूलिंग एपीजे स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 15 जी, क्योंकि यहीं की मैं पैदाइश हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, सब दोस्ती सब यहीं की है। उसके बाद जो मेरा कॉलेज है, मेरी ग्रेजुएशन है, वो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से रहा था। नोएडा से? हाँ जी। सर जैसे अगर शिक्षा की बात चली रही है तो हमने देखा है, हम मास्टर डिग्री कर लें या कुछ भी कर लें, अगर हम कहीं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए, युवाओं के लिए, पात्रता का। जब तक आप पात्रता का टेस्ट क्लियर नहीं कर लेते तब तक किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से कहीं ये जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति में भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए? ये सवाल कई बार आता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा जो लोग समझते हैं कि भाई अगर कोई नेतृत्व हमें ज़्यादा क्षमता से हमारा नेतृत्व कर सकता है, हमारे इलाके को आगे ले जा सकता है, तो उसको मौका देना चाहिए। लेकिन ये ओनली क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि भाई आप कोई टेस्ट रखें, क्योंकि राजनीति ज़्यादातर आप
जो देखेंगे वो एक भाव है। आपके अंदर वो भाव और इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने लोगों के लिए काम करने की, अपने क्षेत्र का विकास करने की, और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं अपने इलाके के लोगों की मजबूत आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो विधानसभा में चाहे वो संसद में। अगर वो भाव नहीं है तो वो शिक्षा उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, शिक्षा का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप वो आवाज़ उठाएंगे तो किन मुद्दों पे उठाएंगे, क्या उसके सॉल्यूशन देंगे, क्या अपने इलाके के लिए विजन और रोड मैप देंगे, वहाँ शिक्षा काम आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के लिए काम करने का भाव और इच्छा शक्ति, और उसके साथ अगर एजुकेशन जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी व्यक्ति के लिए नेतृत्व करने का। शिक्षा भी और भाव भी, दोनों का साथ होना बहुत जरूरी। सर, आप जेजेपी पार्टी से जुड़े हुए हो, तो क्या खास बात है जेजेपी पार्टी में जो आप उनसे जुड़े? प्राथमिक तौर पे तो जेजेपी युवाओं की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला जी या हम लोग हो गए, हम सब लोग एक हम उम्र लोग हैं। तो जो माइंड की जो वेवलेंथ है, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, जो मैंने बात कही कि एक अलग तरीके की राजनीति स्थापित होनी चाहिए जिसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस राजनीति से वो भी मेल रखते हैं और मैं भी मेल रखता हूँ। तो एक विचारधारा मिलती है साथ में। फिर उसके बाद जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही युवाओं को आगे बढ़ाने की, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। देखा ये गया जैसे जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, ज़्यादातर उसमें युवाओं का काम केवल रैलियों में बस भरने तक का रह जाता है, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो शोषण करने का जो काम है वो युवाओं के साथ करा जाता है। आप उनसे काम सारे करवा लीजिए, उनसे रैलियां भरवाइए, उनको भगाइए दौड़ाइए, लेकिन उनको कहीं पर भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म जब देने की बात आती है, जब नेतृत्व करने की बात आती है, तब या तो बड़े नेताओं के बच्चों को बुला लिया जाता है, तब या किसी और को बुला लिया जाता है, लेकिन युवाओं को वो जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पाती। ये ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी के साथ जो फ्लॉ है वो है। जेजेपी एक लौती हरियाणा के अंदर ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं को एक अच्छा राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया, और जिस राजनीतिक बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसको दर्शाने का मौका दिया, इसलिए जेजेपी। सर, जैसे अगर इलेक्शन फाइट करते हैं तो सामने काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं, तो सर किस तरीके की चुनौतियाँ आती है और आप उसका सामना कैसे करते हो? चुनौतियाँ तो जीवन का हिस्सा है। आप इलेक्शन लड़ लीजिए, आप व्यापार कर लीजिए, आप नौकरी कर लीजिए, चुनौतियाँ तो हर काम में, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तो अपना काम घबराने का तो है नहीं। जो संकल्प ले लिया, जिस काम में आप उतर गए, बस चलते चलिए और काम करते जाइए। हार जीत क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो लोगों के ऊपर होता है। मेरा काम है अच्छे भाव से, अच्छे मन से अपना काम करना, वो मैं करता रहूँगा। सर, जैसे इलेक्शन का वोटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है, बहुत जल्दी वोट होने वाली है, तो लोगों को हैंडल कैसे कर पाते हो? टाइम बहुत कम बचा है और काफ़ी आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो सर ये कैसे हैंडल कर पा रहे हो आप? ये एक चैलेंज है, तभी हम चाहते हैं कि जो हमारे विचार हैं, जो आवाज़ है, किस लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस विज़न के साथ लड़ रहे हैं, फरीदाबाद में हम बदलाव क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए। और आज इसका एकमात्र जो माध्यम है हर व्यक्ति तक पहुंचने का, वो है डिजिटल मीडिया। इसके लिए मैं भी चाहूँगा कि जितने हमारे युवा हैं, अगर आप वाकई में राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं, अगर ये तकियानुसी राजनीति से आप भी झिक चुके हैं जैसे मैं झिक चुका हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बातों को पहुंचाएं, अपने एक युवा साथी को समर्थन दें और आगे नेतृत्व करने का मौका दें। सर, लोगों का एक कहना होता है, ये लोगों का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है जी। एक लोगों का कहना होता है कि इलेक्शन से पहले नेता बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं, लेकिन बनने के बाद ऐसा बाद में कुछ नहीं होता, तो क्या कहना चाहोगे सर? ये तो हार्ड फैक्ट है, और मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि जिस बदलाव की हम मांग कर रहे हैं, जिस राजनीतिक व्यवस्था के हम लोग आज तक शिकार होते आए हैं, इसी व्यवस्था को तो बदलना है। नेता क्या होता है? नेता मेरे संदर्भ में नेता सिर्फ एक वो व्यक्ति है जिसको हम एक काम के लिए अपॉइंट करते हैं कि वो हमारे लिए योजनाएं बनाएगा, हमारा जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है जिससे सारी व्यवस्था संचालित होती है, उसको अच्छे उपयोग में लाने का काम करेगा, और उसकी जवाबदेही होगी हमारी तरफ। उल्टा क्या हो जाता है, हमने उनको तमका दे दिया, राजा, लोकतंत्र के सिंहासन पे कहीं बैठा दिया, कहीं बहुत बड़ी बड़ी उपाधि दे दी, गले में इतनी मालाएं डाल देते हैं कि कान ही बंद हो जाते हैं, सुनने पब्लिक की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती। तो आप लोग जवाबदेही मांगिए। आपने जिस व्यक्ति को पिछले 5 साल में चुना, अब अगर आपके बीच में वो वोट मांगने आ रहा है तो उनसे सवाल कीजिए कि जिन मुद्दों के ऊपर हमने आपको वोट दी थी, अगर वो नहीं हुए तो आपका काम नहीं है, आप हटिए, दूसरे को मौका दीजिए। लोकतंत्र का काम ही यही है।
हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जो 20 साल की राजनीति मैं देख रहा हूँ फरीदाबाद में, हम एक झूले में बैठ गए हैं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। उससे उतरने का वक्त है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेताओं को हमारे सिर पे थोप दिया जाता है जिनको हमें अपने मन में पता है कि ये काम नहीं करने वाले। हम सिर्फ हराने की राजनीति पे चल गए हैं कि एक बार पहले कांग्रेस के अवतार बढ़ाना थे, उनको हराने के लिए कृष्णपाल को लेके आओ, अब कृष्णपाल को हराने के लिए एक और को लेके आओ। हम जिताने के लिए तो चुनाव में जा ही नहीं रहे, हम फरीदाबाद की बेहतरी के लिए तो चुनाव में जा ही नहीं रहे। तो ये जो वोटिंग पैटर्न है फरीदाबाद का, मैं समझता हूँ कि इसको हमें लोगों को अवेयर करके बदलना पड़ेगा कि आज हम अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को मौका दें, उनको आगे बढ़ाना शुरू करें, ताकि एक बेहतर नेतृत्व की तरफ फरीदाबाद जा सके। औद्योगिक नगरी होता था फरीदाबाद, इस 20 साल के झूले में उद्योग खत्म हो गए, फरीदाबाद बद से बदहाल हालत में चला गया। सरकारों का हिस्सा तो थे ही, भाई बीजेपी की सरकार थी, सांसद बीजेपी का, उससे पूर्व 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, सांसद कांग्रेस का। लेकिन कमी क्या थी कि आवाज़ नहीं पहुंची संसद में। पिछले 10 साल कोई एक वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपके मौजूदा सांसद कभी फरीदाबाद के संदर्भ में संसद में बोले हों। उससे पूर्व 10 साल एक वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें कांग्रेस के सांसद कभी 10 साल में एक बार भी संसद में बोले हों। तो दुर्भाग्य इस क्षेत्र का यह है कि पिछले 20 साल से हमें ऐसे सांसद मिल रहे हैं जिन्होंने आज तक हमारी आवाज़ को संसद में पहुंचाया ही नहीं। सर, आजकल का जो इलेक्शन है, लोग अपनी वोट को जातिवाद के नाम पे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी आगे आ रही है वो जातिवाद, धर्मवाद, इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। और मैं आपको एज फैक्ट बता दूं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ जितने भी जो नेता हो गए उनके द्वारा सिर्फ इसलिए करा जाता है कि एक वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए। 5 साल इसका कोई लेना देना नहीं होता, ना काम से, ना विकास से, ना एरिया के अंदर किसी और चीज़ से। ये चीज़ें सिर्फ तब उठती हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, और ये सिर्फ हमें एज वोटर भ्रमित करने का माध्यम है कि भाई अच्छा ये फलानी कास्ट, ये फलाना धर्म, ये वो, इसके आधार पे वोट दे दो। क्योंकि आप इन बातों में अगर उलझ के रह गए तो आप अपने नेताओं से असल मुद्दों के बारे में सवाल जवाब, या जिस जवाबदेही की मैंने बात करी, वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसी में उलझ गए। कहीं आपको धर्म के नाम पे भ्रमित कर दिया, कहीं आपको जाति के नाम पे भ्रमित कर दिया। असल जो आपके मुद्दे हैं वो आपने भुगतने अगले 5 साल। जिन मुद्दों के ऊपर हम 5 साल सारे नेताओं को कोसते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो मुद्दे इलेक्शन में उठ ही नहीं पाते। दिक्कत ये है। चुनावी जुमला या विजन या लोगों की अपेक्षाएं, किसके नाम पे सर वोट लेना चाहोगे? प्रोग्रेसिव अप्रोच, प्रगतिशील फरीदाबाद, आगे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, पार्लियामेंट में पहुंचे मजबूत आवाज़, इसके ऊपर ये चुनाव है। और फरीदाबाद बनाम हर वो व्यक्ति, चाहे वो कृष्णपाल हो, चाहे वो महेंद्र प्रताप हो, चाहे वो कोई भी हो, जिनको जनता परख चुकी है और अंदर से जानती है कि ना इसने कुछ करना, ना इसने कुछ करना, तो एक बेहतर विकल्प और बेहतर राजनीति के साथ जुड़े। सर, जैसे हम विकास के नाम पे बात करते हैं, या मतलब कभी लड़कियों की सुरक्षा को लेके भी कुछ विचार हैं आपके? जी, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हो गए। एक हो गया लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, जो सुरक्षा का मामला हुआ, एक विकास का संबंध हो गया आपके क्षेत्र की प्रगति से रिलेटेड। तो दोनों पे मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी कहा जाता है कि कहा जाता था कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है। आज उन उद्योगों के नाम के सिर्फ चौक चौराहे रह गए हैं, उद्योग नहीं बचे कहीं पर भी। बाटा रोड है, बाटा नहीं है, थर्मल रोड है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? बेरोजगारी। आज क्या होता है कि हर नेता से अपेक्षा करी जाती है कि सरकारी नौकरी बनने के बाद सरकारी नौकरी कितनी लगेंगी। सरकारी नौकरी तो है ही इतनी सी। ये तो एक हार्ड फैक्ट है कि हर व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग नहीं सकती उसमें। और जो बेरोजगारी है वो मास लेवल पे है। तो प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी आए। प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, वो है ही नहीं। आज आप सड़कों का हाल देखिए फरीदाबाद में, आज आप सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का हाल देखिए फरीदाबाद में, आज आप बिजली की व्यवस्था देखिए फरीदाबाद में। अगर 2 बरसात आ जाए तो स्मार्ट सिटी होने का वहम निकल जाता है पूरे फरीदाबाद का। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग नौकरियों पर नहीं जा पाते। तो इस तरह की जो खराब व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि फरीदाबाद में कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा या फैक्ट्री लगाएगा? पॉसिबल नहीं है। आप जब तक इस मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त नहीं करते, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त नहीं करते, तब तक फरीदाबाद में निवेश नहीं आएगा। आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप एक कंफर्ट लेवल दें
फैक्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भी वो आएँ फरीदाबाद में निवेश करें और अच्छी बड़ी मदर यूनिट्स यहाँ पे आएँ। आज मदर यूनिट के नाम पे एक जेसीबी के अलावा मुझे और कोई नहीं दिखाई देती। एस्कॉर्ट्स होती थी पहले, लेकिन अब वो भी बहुत डाउन साइज हो गई है। हाँ जी। तो जेसीबी में भी, लेकिन वो इतनी बड़ी मदर यूनिट नहीं है कि वो कई हज़ारों की तादाद में नौकरियां जो है वो उत्पन्न कर सके। अभी बहुत ज़्यादा फरीदाबाद में ज़रूरत है अच्छी 3-4 मदर यूनिट्स की। आज आधे से ज़्यादा फरीदाबाद सिर्फ मारुति की एंसिलरी यूनिट्स के तौर पे काम कर रहा है, जॉब वर्क के काम कर रहा है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% जॉब वर्क और इस तरह के जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं ये बनी हुई हैं। अगर उसी तरह की मदर यूनिट मारुति के लेवल की फरीदाबाद में आ जाए तो आप कल्पना करें कि क्षेत्र का विकास किस तरीके से रोजगार बढ़ेगा, मिलेगा, रोजगार कितने बढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए जो और उद्योग और व्यापार हैं वो कितने ज़्यादा लगेंगे। उसके लिए आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उनको सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी। ये काम है एक राजनेता का, ये काम है एक सांसद का कि मैं अपने एरिया को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, किस दिशा में लेके जा रहा हूँ। और इस चुनाव में युवाओं को वही दिशा और दशा तय करनी है कि हमें फरीदाबाद को कहाँ लेके जाना है। कांग्रेस ने टिकट दी अपने महेंद्र प्रताप जी को, 82 साल की उम्र है, ठीक है, भगवान उनकी उम्र लंबी रखे, लेकिन आप क्या अपेक्षा करेंगे या क्या उम्मीद करेंगे? एक 82 साल का व्यक्ति क्या एक 30 साल 40 साल के युवा का अगले 15 साल की योजना तय कर सकता है? संभव नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम सब जितने युवा हैं हम मिलकर ये तय करें कि हमें फरीदाबाद की राजनीति, फरीदाबाद का विकास और फरीदाबाद की प्रगति किस दिशा में लेके जानी है। सर, जो लोग आप पर भरोसा करके वोट देंगे तो उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दो सर। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि एक बेहतर राजनीति की ओर हम लोग इस बार चलें, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, एक बेहतर पॉलिटिक्स। और ये जिस तरीके से 20 साल से नेताओं द्वारा जो हमारा शोषण हो रहा है केवल एक उम्मीद देने के नाम पर, और हर 5 साल हमें वो उम्मीद टूटती हुई नज़र आती है और हम एक विकल्प ढूंढते हैं कि भाई अब इसको हराने के लिए ये और उसको हराने के लिए तीसरा। इस झंझट से हम बाहर निकलें, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को मौका दें। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा नेतृत्व इस बार आपके बीच में जननायक जनता पार्टी ने देने का काम करा है। अगर आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो चाबी का निशान है, इस बार अपने भाई का समर्थन ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा। सर एक बार बता दो इंस्टाग्राम आईडी। नलिन हुड्डा के नाम से है, नलिन_हुड्डा मेरी आईडी है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें और सर के विचार सुनने के लिए जुड़े रहें। और आपके भाई के @फरीदाबाद रॉकर्स है इंस्टाग्राम आईडी, तो दोनों को फॉलो कर लेना। इसी के साथ चलते हैं। राम राम जी।